अरुण सर, जो हम सुन रहे थे, आपने सुना ये जो, चाहे अमित शाह को सुना और बाकी आपने कल भी जो पढ़ा होगा, आज आपने सारी चीजें सामने हैं, डिमांड्स आपके सामने थी कि क्या डिमांड्स थी, और इधर उधर की बातें ही ज्यादा हुई और इतिहास का स्मरण कराया गया कि जो कांग्रेस है या विपक्ष है, इतिहास को नहीं जानता, इतिहास से वाकिफ नहीं है, और उसी के आधार पर सारा कुछ नैरेटिव करने की कोशिश की, और एक भी जगह पर मैंने जैसे कहा, और फिर अंततः अभी जो मेरे पास ताजा सूचना मैं देख रहा था आ रही थी कि वॉकआउट करना पड़ा, और वो यही कि घुसपैठिए और तमाम उसी के आसपास इर्द गिर्द। आप चुनाव आयोग जो सीधे सीधे ब्लेम्स हैं कि आपका एक विंग की तरह काम कर रहा है, आप पुख्ता कर रहे हो, उसको प्रमाणित कर दिया आपने आज, कम से कम अमित शाह ने। टिप्पणियां। संजीव जी, सबसे पहले तो मैं अभी जो अनिल भाई ने कहा मीडिया, अनिल भाई पहले मीडिया था, अब गोदी मीडिया है। अब गोदी मीडिया नहीं उठाएगा, वो सवाल नहीं वो पूछेगा ही नहीं सवाल। वो मीडिया खत्म हो गया। वो आपका और हमारा जमाना था जब हर चीज के लिए रास्ते में रोक के प्रधानमंत्री से बात कर लेते थे। अब अब तो ऑर्डर जाता है, ऑर्डर जाता है, उसको फॉलो करते हैं। तो इनसे किसी तरह की कोई उम्मीद इस बात की मत करिए कि ये किसी मुद्दे पर बात करेंगे। संसद में हम लोग देख तो रहे हैं क्या तमाशा हो रहा है। अगर सवाल ये है कि आप चुनाव सुधार करने वाले हैं, चुनाव सुधारों पर बात होने वाली है, तो ये बताइए कि आपने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्यों बदली, क्यों आपने उनको अभयदान दे दिया, क्यों चुनाव आयुक्त जो हैं वो भगवान से ऊपर हो गए। इस पर तो कोई बात ही नहीं की, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह यही दो भारतीय जनता पार्टी हैं। तीसरे तो सब, बाकी कोई मतलब नहीं है, सब टॉमी है किसी भी तरफ से, चाहे वो भाजपा के नेता हो, चाहे वो मीडिया वाले हों। मूल बात यह है कि जिन मुद्दों पर बात करने के लिए सत्र बुलाया गया, उस पर प्रधानमंत्री ने एक शब्द बोला क्या? प्रधानमंत्री को मोदी जी को नेहरू जी याद आ रहे हैं, अमित शाह को जो है उनको घुसपैठिए याद आ रहे हैं। कोई ये नहीं बता रहा है कि भाई मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों के नियुक्तियों की शर्तें क्यों बदली, इस पर कोई बात नहीं है। और घुसपैठिए की परिभाषा कौन तय करेगा? भारत का गृह मंत्रालय करेगा कि चुनाव आयोग करेगा? ये भी कोई बात नहीं हुई। तो जितने भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर न तो नरेंद्र मोदी बात कर सकते हैं, क्योंकि उनको बात करना ही नहीं है। उन्होंने जो अपना एक गाना गा लिया कि वो जो रमतूला बजेगा तो बजेगा, बुंदेलखंड में एक रमतूला बजता है, राकेश अचल जी बजाएंगे, बताएंगे कि जहां जो कहना है वो वही एक ही बात कहेंगे, उन्हें दूसरी बात कहनी नहीं है कि नेहरू जी ने ये नहीं किया। अरे भाई, अभी तक तो ये प्रमाणित नहीं है कि नागरिकता से पहले उनको वोटिंग राइट मिल गया। पहले तो ले आए थे जब वोटिंग राइट दिल्ली विधानसभा का, जबकि दिल्ली में विधानसभा नहीं थी। ये सब फर्जी काम कर करके, और इन्हें दरअसल क्या, ये शर्म निरपेक्ष है, या यूं कहें बेशर्मेव जयते, क्यों इनको झूठ बोल के कोई वो नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं है। एकदम खुलेआम डंके की चोट पे झूठ बोलते हैं, क्योंकि नेहरू जी वो कर नहीं सकते, नेहरू जी बता नहीं सकते। राहुल गांधी ने अब आज ये कह रहे हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। मैं अभी भी, अमित शाह ने संसद में जो भाषण दिया, जो आपने क्लिप दिखाई, हरियाणा हो, पंजाब हो, बंगाल हो, पुराने किसी मिल की जो चालें होती थी उनके दड़बे में जरूर ये हो सकता है कि एक बड़े घर में 500 लोग रह जाएं। हरियाणा में ऐसे कोई घर नहीं है, या तो वो किराए पे कुटने वाले कमरे हैं जो गुड़गांव और उसके आसपास, जिसमें एक चाल में एक कमरे में 5 बिहार के या उत्तर प्रदेश के मजदूर रहते हैं, वहां रह सकते हैं 100 कमरों में, वहां भी 100 कमरे चाहिए। ये सफेद झूठ बोलते हैं। चुनाव आयोग का क्या है भाई, जब उसे पता है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप याद करो, अपने यहाँ गाँव में कहावत है ना कि अपने दरवाजे पे तो कुत्ता शेर होता है। तो अभी चुनाव आयोग शेर है, क्योंकि उसके पीछे कौन खड़ा है? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। क्या कर लेगा कोई उसका? कोई भूमिका किसी और की नहीं बची है। तो मुझे तो लगता है कि संसद में भी मुद्दा उठा करके कांग्रेस के या विपक्ष को समय जाया करने जैसा है, क्योंकि अगर आप पूरी कार्रवाई निकाल लें, तो राहुल ने अगर आरएसएस का नाम लिया तो वो तो स्पंज कर दिया गया, उन्होंने एंटी नेशनलिस्ट कहा, उसको स्पंज कर दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नेहरू जी के नाम की माला जपते रहे, तो जो आसंदी पर बैठे हैं श्रीमान, जिनके बारे में खुद राहुल गांधी ने कहा था कि जब आप प्रधानमंत्री से मिलते हो तो 90 डिग्री पे झुक जाते हो, तो उनको अब सब देख रहे हैं, कैमरा लगा है, उनका रंग तो वैसे ही जो है, शर्म उस पर और चढ़ती होती
थोड़ा दिखता है कि लाल हुए, अब उसमें कोई रंग तो ऐसा है कि उसमें चेहरे पे कोई रंग दिखता नहीं है। नहीं तो कहते यार शर्म से लाल हो गए, तो शर्म के लाल होने का तो कोई कॉलम ही नहीं है उनका, एक ही रंग में है वो। और उस रंग में वो इतने भूल जाते हैं कि वो विपक्ष के सांसदों को अपमानित करेंगे, तुम नहीं बोलोगे, लेकिन सत्ता पक्ष का जो बोल रहा है उस पर मुस्कुराते रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। तो अब इससे ज्यादा बेशर्मी, मक्कारी, बेहूदगी कहाँ मिलेगी आपको, जो संसद में हो रही है। अब क्या करोगे इसके बाद आप? भाई कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। अगर राहुल गांधी जो है कल सवाल तेजी से पूछ लें तो कल दोनों जो है 20-20 मार्शल लेके अंदर जाएंगे। इतने तो हिम्मत वाले लोग हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। अब इसके बाद कमर पे हाथ रख के, हाथ मटका के झूठ बोल लेना। मैं तो कहता हूं ना कि अगर आपकी माँ ने दूध पिलाया है, आप इतने ही सत्यवादी हो, तो एक बैठक बुला लो ना लाल किले के सामने, मैदान में खड़े हो, रामलीला मैदान में, और फिर डंके की चोट पे बोलो, सिक्योरिटी हटा दो, देखें आप पे दम है कि आप ये बोल लोगे। आप रैली नहीं कर सकते, क्यों? आपको, आप संसद के भीतर हैं, वहां भी आपको डर लगता है, लेकिन झूठ बोलते वक्त आपको कोई वो नहीं है। तो किसी भी मुद्दे पर, SIR हो या चुनाव सुधार हो, एक शब्द अगर मुद्दे पर बात की हो प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने, तो आप बताइए, ये चर्चा ही बेमानी है, मतलब ही नहीं है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम पे 10 घंटे की क्या जरूरत थी? वंदे मातरम पे सवाल किसने उठाया है? चूंकि चुनाव है बंगाल में, तो वंदे मातरम ले आइए। वो बंकिम दाह हो गए उनके, मतलब अब कौन जाने, क्योंकि मोदी जी कभी पिताजी का नाम लेते नहीं है, हमेशा माता जी आती हैं, तो वो सम्मान करते भी थे कि नहीं करते थे, क्योंकि किसी ने चेहरा नहीं देखा ना, तो पिताजी का फोटो देखा है। तो किन चीजों पर आप बात करोगे और किससे बात करोगे? राहुल मैं आप तार्किक करिए। मुद्दे उठाते हैं। मैं कह रहा हूं ना संजीव जी, जब विपक्ष तार्किक मुद्दे उठाता है, प्रियंका गांधी ने कितने विस्तार से बात की थी परसों, और कहा था कर लो एक बार और सेशन, नेहरू पर ही कर लो, लेकिन बिल्कुल जवाब नहीं है। तो ये इस सब बेकार की बातें हैं, ये चर्चा ही बेमानी है। जब आपको जिस मुद्दे पर बात करने के लिए आपको, आपने संसद में समय तय किया, उस पर आप बात नहीं करेंगे। आप बिल्कुल संसद में भी नेहरू को गाली देना चाहते हैं, मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है? आप घोषित कर दीजिए कि भारत एक हिंदू राष्ट्र और मैं इसका अविनाशी शहंशाह हूं, वो ठीक है। ठीक ठीक ठीक। लोकतंत्र की आड़ में जो है तानाशाही है, मान लेते हैं हम लोग भी। कल्याण जी, आपकी टिप्पणी और मैं बिलाल सर पे खत्म करूंगा, छोटी छोटी टिप्पणी करेंगे जी। अजीब की बात यह है कि जब सरकार ये तय कर ले कि इस देश की पब्लिक जो है वो वज्र मूर्ख है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर लो। वो आपने किस्सा तो सुना ही होगा, मैं चुटकुला सुनाता हूँ भारत की जनता पर, कि एक बादशाह थे, तो उनका जो है कि उन्होंने जो है वो एक पुल बनवाया कि ताकि लोग जल्दी निकलें, और पुल बनाने पर टैक्स लगा दिया। और टैक्स क्या लगाया कि जो निकलेगा इधर से उसको जो है 2 जूते मारे जाएंगे। तो अब चलने लगा काम, किसी ने ये नहीं कहा कि भाई पुल आपने हमारे मेहनत तो उससे बनवाया है, किसी ने विरोध नहीं किया कि 2 जूते मारे जा रहे हैं। थोड़े दिन बाद एक मेमोरेंडम या रिप्रेजेंटेशन गया कि साहब जूते मारने वाले 5 कर दीजिए, क्योंकि हमें बहुत वेट करना पड़ता है, उनकी संख्या बढ़ा दीजिए। तो इस भारत की मानसिकता जो है वो ये है कि ये बोलते नहीं है। अगर एक एयरपोर्ट जल गया होता ना, तो मोदी जी को समझ में आता कि अडानी को देने के लिए जो हम रास्ता तैयार कर रहे हैं उसकी कीमत क्या चुकाई है। संयोग ये है, सौभाग्य है कि हमने घंटों लंबी विदेश यात्राएं की हैं, और हम भारत के जहाज में बैठ के गए तो उसकी कुर्सियां टूटी थी, और जब हम विदेशी एयरपोर्ट पर उतरे तो हमें वहां इंडियन एयरलाइन से सफर करने के बाद वहां हमको व्हील चेयर नहीं मिली, क्योंकि हमारे पाँव में तकलीफ थी। तो वहां हमको चिल्लाना पड़ा। जैसे ही हमने तेज आवाज में बात की, 5 मिनट में उन्होंने, जो उनका सबसे सीनियर स्टाफ था वो आया, उसने पूछा, मैंने बताया कि हमारे टिकट पे ये है, सारी चीजें हो गई, सामान लाके ये करके सब दे दिया। जब वहां इंडियन एयरलाइंस का स्टाफ था, बोले साहब हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। ये है नेहरू जी की देन, तो मोदी जी की है ही नहीं, ये तो नेहरू जी की है। आज की तारीख में नेहरू जी है सब चीज के लिए जिम्मेदार, कि आप
प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए, उसके बाद आप विदेशों में यह हालत कर दीजिए कि आपकी किसी भी सर्विस की कोई इज्जत नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। आप विदेशी जहाज में सफर कर रहे हैं, उनके पास जो बंदोबस्त है छोटे बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए, ये तो है, देखिए ये सारी चीजें हैं, लेकिन हम जो किसी चाहते उसमें नहीं हैं, है। लेकिन जो अब हमें आप तकलीफें, मुद्दे पर आइए, मुद्दा यह है कि इंडिगो ने इतना सब किया, उसे मौका कैसे मिला? क्या ये सरकार और इसमें बैठे मंत्री अंधे हैं, बहरे हैं, इनका मतिभ्रम हो चुका है? सफेद दाढ़ी खुजलाते हुए जब प्रधानमंत्री बात करते हैं, कभी वो टैगोर बनते हैं, कभी बंकिम चंद्र बनते हैं, उन्हें ये शर्म नहीं आई कि वो दिल्ली में बैठे हैं और हजारों लोग दिल्ली में रो रहे हैं? विदेशों में क्या हालत हो रही है? क्यों? क्योंकि वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको गाली पड़े वो नेहरू के पीछे खड़े हो जाएंगे ना, नेहरू को गाली दो, अन्यथा नहीं, इतनी बड़ी आप अरुण जी, आप कह रहे हैं, वो आप कह रहे हैं कि नहीं, अब आइंदा से नहीं होगा, वो अब ये क्या है? कहते। क्या है मतलब? अगर एक बाप बच्ची को पीरियड्स आ गए, वो पैड्स के लिए रोता घूम रहा है, एक महिला चिल्ला रही है, लाश पड़ी है, जाना है, ये इतने बेशर्म और जिसको कहते हैं बेहया लोग हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता पब्लिक की। वो तो मैं पब्लिक खत्म की करूंगा, तकलीफ मैं खत्म, नहीं, आप करिए। संजीव जी, पब्लिक की तकलीफ अगर इस सरकार ने देखी होती, पैसे दे के लोग, अच्छा चलिए ठीक है वो नहीं उड़ रहे थे, फिर ये जो 3,000 के टिकट 30,000 में लेके ले जा रहे थे, ये क्या? 75,000 भी हुआ, 75,000 मैं भी कह हुआ। रहा हूँ 3 का 30 क्या था? इसका मतलब इस सरकार की मिली भगत थी। आप पता कर लो कि इस बार जो है ना, वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे नहीं जाएंगे तो ये पैसा कौन देने वाला है? ये ठीक। दोनों जो गुजराती हैं, इनके मस्तिष्क में व्यापार का भरा रहता है, इनके खून में व्यापार है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नरेंद्र मोदी ने कहा था। जी तो हाँ, जी हाँ। हर क्राइसिस में लुटे तो जनता। नहीं, वो उन्होंने तो क्या है, आपदा में अवसर कहते हैं अरुण आपदा जी, में अवसर आपदा में हुए, अवसर। उन्होंने वोट के लिए 85 करोड़ लोगों को खाना दे रखा है, वोट, और बाकी काम ज्ञानेश कुमार कर देंगे, बाकी आप बाढ़ में जाओ, जो आपको ठीक। करना है करो, हु केयर्स।